नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। अंग्रेज, पुर्तगाली और फ्रांसीसियों ने ही बताया ना कि भारत को वास्को डी गामा ने खोजा। कहां गुम था भारत? क्या सोने की चिड़िया तक वह परदेसी स्वयं अपने प्रयास से पहुंचा था? पुरातत्ववेत्ता पद्मश्री डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर बताते हैं कि लंदन संग्रहालय में वास्को डी गामा की डायरी उपलब्ध है, जिसके अनुसार अफ्रीका के जंजीबार में उसे एक भारतीय व्यापारी मिला। उसका नाम था चंदन। यह गुजराती व्यापारी लकड़ियों और मसालों के एवज में हीरा खरीदने आया हुआ था। वास्को डी गामा ने उससे भारत आने की अपनी इच्छा व्यक्त की। चंदन साथ लेकर चलने के लिए तैयार हो गया। अपने जहाज के पीछे पीछे वास्को डी गामा को आने की अनुमति चंदन ने दे दी। जहाज? हाँ, ठीक सुना आपने। वास्को डी गामा के जहाज से 3 गुने आकार में बड़ा वह भारतीय जहाज था, जिसके पीछे पीछे हमारे भूभाग पर पहुंचने वाला व्यक्ति इस देश का खोजकर्ता कहा जाता है। क्या परिहास है! प्राचीन भारत में जहाज देश विदेश के बीच संपर्क का महत्वपूर्ण माध्यम थे। वास्को डी गामा तो बहुत बाद की बात है, जब उसके परदादा के परदादा भी अस्तित्व में नहीं थे, तब के पुराने लेखन अर्थात तमिल क्षेत्र के संगम साहित्य, विशेषकर महाकाव्य शिल्पद्य कारकम में कावेरी पट्टनम से रोम के साथ व्यापार के विवरण हैं। वह जहाजों के माध्यम से होता था। चोल, चेर और पांड्य राजाओं की आपसी प्रतिस्पर्धा पत्तनों पर नियंत्रण हासिल करने के लिए हुआ करती थी। यदि भारतीय विशाल जहाजों से देश विदेश की यात्राएं कर रहे थे, तो वो कौन लोग थे जो बता रहे थे कि हम समुद्र पर्यंत यात्राएं करना पाप समझते हैं? क्या यह अफवाह जानबूझकर फैलाई गई, जिससे पाश्चात्य ठग भारतीय व्यापारियों पर मनोवैज्ञानिक बढ़त बना सके? ऋग्वेद में 5 स्थानों पर समुद्र से व्यापार करने, जहाजों का चलन करने का उल्लेख है। यह उद्धरण देखें कि तम गूर्तयो नैमन्यशः परीणसः समुद्रम न संचरणे सनिप्यवः पति दक्षस्य विदमस्य नूसहो गिरिम नवेना अधिरोह तेजसा। अर्थात हमारे व्यापारी अत्यधिक कर्मठ हैं। व्यापारिक लाभ के लिए ही वे जलमार्ग से अनेक स्थानों पर आते जाते रहते हैं। समुद्र पर्यंत ऐसा कोई स्थान नहीं जहां व्यापार करने के उद्देश्य से जाना संभव न हो। यह तो हुई व्यापार की बात, परंतु समुद्र मार्ग से युद्ध भी, वह भी ऋग्वेद में उसका उल्लेख। हाँ, पुरा ग्रंथों को चरवाहों का गान कहने वाले वामपंथी इतिहासकारों के मुंह पर यह सूक्त दे मारिए कि तग्रोह भुज्युभि चिनोद मेघ रयीन कश्चिन्न मृवा आवाहाः तमूहथु नौभिरात्मन्वतीभिरंतरिक्ष प्रद्भिर्पोदकाभिः। अर्थात राजा तुग्र ने द्वीप पर बसे हुए शत्रुओं पर आक्रमण करने के लिए अपने पुत्र भुज्यु को जल सेना के साथ भेजा। मार्ग में समुद्री तूफान में फंसकर उसका जहाज टूट गया। तब सैन्य बल सहित भुज्यु के डूबने की स्थिति निर्मित हो गई थी। इस स्थिति से अश्विन नाम के 2 जुड़वा भाइयों ने उनकी रक्षा की। भारत में जहाजों से व्यापार और युद्ध में उनके प्रयोग किए जाने की बात वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड के इस श्लोक में देखें कि नावाम शतानाम पंचानाम कैवर्तानाम शतम शतम सन्नधानाम तथा यूनांतिष्ठ कत्वत्य भयचोदयत। अर्थात बड़ी बड़ी नावों में सैकड़ों सैनिक आसीन रहते हैं, युद्ध के लिए प्रस्तुत रहते हैं। महाभारत में वर्णित है, सर्ववात सहानावम यंत्र युक्ताम पताकनीम। अर्थात कोई साधारण नहीं, यंत्र सज्जित पाल वाले जहाज होते थे, जो तेज हवा के थपेड़े सह सकते थे। जहाजों के व्यापार और युद्ध के लिए उल्लेख अनेक महाकाव्यों, पुरा ग्रंथों आदि में मिलते हैं, जिनमें चाणक्य का अर्थशास्त्र, वाराहमिहिर कृत बृहत संहिता, कालिदास के रघुवंश,
महाकवि माघ के शिशुपाल वध, कवि सोमदेव कृत कथा सरित सागर, हितोपदेश सहित अनेक बौद्ध जैन ग्रंथों में भी प्राप्त होते हैं। भारतीयों के नौकायन और जहाज निर्माण संबंधी ज्ञान के लिए परमार वंशीय राजा भोज का ग्रंथ युक्ति कल्प तरु विशेष उल्लेखनीय है। यह ग्रंथ बताता है कि नदी परिवहन के लिए किस तरह की नौकाएं हों और समुद्र परिवहन के लिए कैसे जहाज निर्मित किए जाने चाहिए। नदी परिवहन के लिए 24 फीट गुणा 6 फीट से लेकर 180 फीट गुणा 90 फीट तक की नौकाएं प्रयोग में लाई जाती थीं, जबकि समुद्र में उतरने वाले जहाज 264 फीट गुणा 33 फीट गुणा 26 फीट तक के बनाए जाते थे। इनकी विधि ग्रंथ में उपलब्ध है। राजा भोजकृत ग्रंथ में 10 प्रकार की साधारण, 10 प्रकार की बड़ी नौकाएं तथा 5 प्रकार के उन्नत जहाजों के निर्माण की विधि प्रदान की गई है। नौकाएं केवल काष्ठ ठोक पीट कर तो तैयार नहीं की जाती थी, उनकी सूक्ष्म अभियांत्रिकी है। अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग तरह की नौकाएं। उदाहरण के लिए मध्य मंदिर नौका को जल क्रीड़ा करने के लिए, सर्व मंदिर जलपोत को राजमहिषियों के परिवहन, साथ ही हाथियों आदि भारी जीव और साज सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, अग्रदि पोत को नौ सैनिक अभियान में प्रयोग के लिए आदि। बड़ी नौकाओं और जहाजों पर आवश्यकतानुसार कक्ष, जिसे आज हम केबिन कहते हैं, बनाए जाते थे। सिंह, सर्प अथवा गज की मुखाकृति वाले नाव और जहाज के अग्रभाग तैयार किए जाते थे। अलग अलग प्रकार की नावों जहाजों की पहचान के लिए नीले, लाल, पीले आदि रंगों का प्रयोग विधान भी इस कृति में दिया गया है। राजा भोज ने अपनी कृति में समुद्र में दीर्घ प्रवास के दौरान जहाज में कैसी व्यवस्था हो, सहायक नौकाएं कितनी हो, रस्सियों और पाल की अतिरिक्त व्यवस्था हो आदि का भी उल्लेख किया है। कृति में यह भी उल्लेख है कि जहाजों के निर्माण में लोहे का प्रयोग न किया जाए, चूंकि समुद्री चट्टानों में चुंबकत्व शक्ति हो सकती है। यूरोपीय भारत आए तो उन्होंने पाया कि भारतीय जहाज श्रेष्ठ हैं, अधिक माल ढोने में सक्षम हैं, हल्के हैं, तो वही हुआ कि भारतीय कारीगरों को लगाकर पहले तो जहाज बनवाए गए, काम सीखा गया, तकनीक समझी गई, बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे ही प्राधिकार से हमें ही बेदखल कर दिया। धीरे धीरे साम्राज्यवादी यूरोप हम पर हावी होता गया और उनकी चकाचौंध में हम अपनी पुस्तकों और ज्ञान विज्ञान को मिथक करार देने लग गए। मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसी ही किसी कहानी के साथ। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस कहानी को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।